नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी 2023 के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का 5वां वीडियो है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला जो स्टेटमेंट है, प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। लोक लेखा समिति का गठन 1950 में हुआ था। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। प्राक्कलन समिति जो है यह संसद की तदर्थ समिति नहीं बल्कि यह अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति है। संसद में प्रकृति के आधार पर समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक आपका अस्थायी होता है, दूसरा आपका अस्थायी या तदर्थ समितियां होती हैं। अस्थायी समितियां वे समितियां होती हैं जिनका गठन संसद के अधिनियम द्वारा इसका गठन किया जाता है और इसका जो कार्यकाल होता है, इसका जो कार्य होता है वह अनवरत प्रकृति का इसका कार्य होता है। इनमें आपका लोक लेखा समिति हुई, प्राक्कलन समिति हुई, सार्वजनिक उपक्रम समिति हुई, कार्य मंत्रणा समिति हुई, ये सभी जो समितियां होती हैं यह अस्थायी समितियां होती हैं। प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1950 में इसका गठन किया गया था जॉन मथाई की सिफारिश पर। और प्राक्कलन समिति में टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं और इसके जो सदस्य का, इसके जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है और टोटल 30 जो सदस्य होते हैं वह सभी लोकसभा के होते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह गलत है। लोक लेखा समिति जो गठन किया गया था वह वर्ष 1950 में नहीं किया गया था, बल्कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है इसका जो गठन है वह वर्ष 1921 में इसका गठन किया गया था लोक लेखा समिति का। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 जो लोकसभा के होते हैं और 7 आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1921 में हुई थी। इसमें जो सही कथन वह कोई भी नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन डी होगा वह सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जुलाई 1946 में सृजित की गई कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में यहाँ पे 4 सदस्य दिया गया है। इनमें आपको बताना है कौन शामिल नहीं थे। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, हुमायूं कबीर या KT शाह। संविधान सभा की सामग्री तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। उनमें आपका KM मुंशी जी थे, हुमायूं कबीर थे, KT शाह थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, R गॉडगिल थे और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसकी जो है 2 बार इसकी बैठकें भी आयोजित की गई थी विशेषज्ञ समिति की। तो इसमें जो है BR अम्बेडकर जी शामिल नहीं थे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 संदर्भ में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 ने FDI के मामले में 2021 के लिए शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान बताया है वह 7वां बताया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत के लिए सबसे अधिक FDI स्रोत वाला देश रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश हुआ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 को यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं जारी करता है, बल्कि इसे अंकटाड जारी करता है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है अंकटाड जो है इसे जारी करता है। और इसका जो फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। और 2022 की जो रिपोर्ट जारी की गई है यह इसका 32वां संस्करण इसका जारी किया गया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वह इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इसकी थीम रखी गई थी। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह सही है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में FDI के मामले में 20 मेजबान कंपनियों में जो है अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान रखा गया वह 7वां रखा गया। और इसमें जो पहला स्थान पर है वह आपका USA है और दूसरे स्थान पर आपका चाइना है और 7वां जो स्थान आपका अपने भारत देश का है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो है
अमेरिका नहीं भारत का सबसे अधिक FDI स्रोत वाला देश रहा, बल्कि वह आपका सिंगापुर रहा। सिंगापुर जो है वहाँ से भारत को 27% FDI प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। अमेरिका आपका दूसरे स्थान पर, जहाँ से आपको 18% मिला है। अब तीसरे स्थान पर आपका मॉरिशस रहा है। मॉरिशस आपका 16% रहा है। इस प्रकार जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश हुआ है। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार जो है दूसरा और चौथा सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो FDI प्राप्त हुआ है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में मिला है। दूसरे स्थान पर आपका सेवा क्षेत्र में मिला है। सेवा क्षेत्र में टोटल 12% और सॉफ्टवेयर में आपका 25% FDI प्राप्त हुआ है। और तीसरे स्थान पर आपका ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल जहाँ पर 12% जो है वह मिला है FDI। अगर राज्य क्षेत्र में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुआ है FDI वो आपका कर्नाटक में प्राप्त हुआ। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा FDI आया। दूसरे स्थान पर आपका दिल्ली है और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। सबसे पहले कर्नाटक जहाँ पे 53%, दिल्ली 17% और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बात कर लेते हैं हम लोग अंकटाड के। तो अंकटाड जो है इसकी जो स्थापना हुई है वह वर्ष 1964 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार हम लोग विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के बारे में जो है सब कुछ जान चुके हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन सा खिलाड़ी है? लियोन मेसी, लेब्रॉन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या नेमार? इस रिपोर्ट के अनुसार जो है लियोन मेसी जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इन्होंने टोटल जो है 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्होंने कमाई की है। और दूसरे स्थान पर आपका लेब्रॉन जेम्स हैं। लियोन मेसी जो है ये अर्जेंटीना के हैं। ये अभी आप लोग नोट कर लीजिए, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोन मेसी। अभी हाल ही में फीफा में जो है इन्होंने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है। गोल्डन बूट का दूसरी बार इन्होंने अवार्ड जीता है लियोन मेसी, जो आपके अर्जेंटीना के हैं। दूसरे जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं वो आपके लेब्रॉन जेम्स हैं और यह बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। और इनके जो कुल इनकम हुई है वह 121.2 मिलियन डॉलर इनकम हुई है। तीसरे स्थान पर आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और चौथे स्थान पर आपका नेमार है। तो यह जो है क्रम वाइज ही यहाँ पर ऑप्शन लिया गया है। चौथे स्थान पर आपका नेमार है। और टॉप 100 में जो है वो भारत के एकमात्र खिलाड़ी आपकी विराट कोहली है। विराट कोहली जो है एकमात्र खिलाड़ी जो टॉप 100 में है। और इन्होंने जो इनकी जो कुल इनकम हुई है वो आपके 264 करोड़ रुपये 262 करोड़ रुपये जो है इनकी कुल इनकम हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। और यह एकमात्र खिलाड़ी हैं फोर्ब्स के टॉप 100 में, एकमात्र भारतीय हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मराठा साम्राज्य में सरदेश मुखी में कर के रूप में भू राजस्व का 25% लिया जाता था। शिवाजी आगरे के किले की कैद से भागे थे। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। मराठा साम्राज्य में सरदेश मुखी जो कर होता था वह भू राजस्व का 25% नहीं होता था बल्कि 10% होता था। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। और मराठा साम्राज्य द्वारा एक कर और लगाया जाता था जो चौथ होता था, जो मराठा आक्रमण से बचाने के लिए इसे दिया जाता था। और यह कुल आय का 1/4 भाग होता था, 1/4 भाग होता था। और सरदेश मुखी जो होता था वह 25% लिया जाता था। इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरे के जेल में बंद किया था जहां से वह भाग गए थे। और यह जो घटना हुई थी वह 1666 में हुई थी। तो इस प्रकार जो है केवल 2 इसका आंसर सही होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ 4 व्यक्ति दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कौन जो है लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहा। KVK सुंदरम, GS ढिल्लो, बलिराम भगत या हुकुम सिंह। इस प्रकार के छोटे प्रश्न जो आपको छोटे जरूर नजर आएंगे, लेकिन परीक्षा में यही प्रश्न आपको गलत भी करा देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, KVK सुंदरम जो है ये लोकसभा कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बल्कि ये दूसरे चुनाव आयुक्त रहे हैं। यह जो है सेकंड चुनाव आयुक्त रहे हैं। बाकी आपका GS ढिल्लो, बलिराम भगत और हुकुम सिंह जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। हुकुम सिंह जो है ये लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष रहे हैं। बलिराम ये आपके छठे रहे हैं। और GS ढिल्लो जो है ये 5वें लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। और वर्तमान में जो है लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला जी हैं।
ओम बिरला जी हैं। और पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो आपके जीवी मावलंकर जी थे। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अजंता गुफाओं के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अजंता गुफाएं जातक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इन गुफाओं के चित्रों में नीले रंग की प्रचुरता है। यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। अजंता की जो गुफाएं थी इनका जो संबंध है वह जातक गुफाओं से है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। और अजंता गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल कर लिया गया है। यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है। इन गुफाओं के चित्रों में नीले रंग की प्रचुरता नहीं थी बल्कि लाल रंग की प्रचुरता थी। लाल रंग की प्रचुरता थी बल्कि नीला रंग जो है अनुपस्थित था। तो इस प्रकार जो है केवल 1 और 2 जो है वह सही होगा अजंता गुफाएं। और अजंता गुफाएं यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और यह जो सभी गुफाएं हैं ये बौद्ध स्मारक की गुफाएं हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर एक पुस्तक है द ड्यूटीज ऑफ मैन। इस पुस्तक को उर्दू में अनुवाद किसने किया था? बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? यह जो पुस्तक है यह इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता मैजनी थे। उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी द ड्यूटीज ऑफ मैन। और इसका जो उर्दू में अनुवाद किए थे वह लाला लाजपत राय ने इसका जो है उर्दू में अनुवाद किया था। और मैजनी को जो है लाला लाजपत राय अपना गुरु भी मानते थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कच्छ के तापमान पर चांदी नाइक्रोम कांच की प्रतिरोधकता का सही अनुक्रम आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इन तीनों में जो अनुक्रम होगा प्रतिरोधकता का वह सबसे पहले आपका चांदी आएगा, दूसरे स्थान पर नाइक्रोम आएगा और तीसरे स्थान पर आपका कांच आएगा। तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और प्रतिरोधकता का कई बार जो है इसका मात्रक भी पूछा गया है। इसका जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। ओम मीटर जो है वह प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जैव ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो यह जो जाना जाता है यह भूतापी ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है यहाँ पर जो है गर्म झरना भी काफ़ी फेमस है और यह भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आगे बढ़ने से आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम, बीपीएससी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी को भी दोगुना कर दिया जाए? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, जो सूत्र है, यह बराबर G(m1m2/r² है। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अगर वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो यह जो सूत्र हो जाएगा 2m1m2 हो जाएगा। और दूरी को दोगुना कर दिया जाए यहाँ पर 2r हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि बल कितना होगा, तो यहाँ पर यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा m1m2/2r, अर्थात जो है बल आधा हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन या पारसी? तो यह जो संबंधित है यह जैन धर्म के श्वेतांबर पंथ का एक धर्म ग्रंथ है, उत्तराध्ययन सूत्र। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? पेशियों में, मूत्र में, चींटी के डंक में या मानव मस्तिष्क में? तो यह जो अम्ल होता है ये चींटियों के डंक में पाया जाता है, मेथनोइक एसिड। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ये यहाँ पर 4 जैन धर्म के तीर्थंकर दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो है प्रतीक दिया गया है। इसमें आपको बताना कौन सही सुमिलित नहीं है। ऋषभदेव, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, गज, अश्व, कपि और क्रोंच यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म के टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले आपके ऋषभदेव हुए हैं और अंतिम 24वें जो हुए हैं वह आपके महावीर स्वामी हुए हैं। इसका जो पहला जो ऑप्शन है वह सही है, मतलब यह सही सुमिलित नहीं है। ऋषभदेव का जो प्रतीक था वह गज नहीं था, बल्कि इनका जो प्रतीक था वह बैल था।
बाकी आपका संभवनाथ का जो प्रतीक था वह अश्व था, अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक था वह कप था, और सुमित नाथ का जो प्रतीक था वह आपके क्रौंच था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। पादप किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित जो है करते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निम्नीकरण या खनिज अवशोषण? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है पौधे जो होते हैं वह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वायुमंडल से CO2 जो है वो पत्तियों द्वारा रंध्र के माध्यम से ली जाती है और बाद में जो है यह ग्लूकोज और स्टार्च बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो ग्लूकोज जो बनता है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आर्टिकल 226, आर्टिकल 243, आर्टिकल 343 या आर्टिकल 324? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसका जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और यह आर्टिकल 273 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 11वीं अनुसूची में से जोड़ा गया है। यहाँ पर 5 राज्य दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 अनुसार जो है वन क्षेत्र के संदर्भ में अवरोही क्रम आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राज्य है वनों के, वह आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आपका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और चौथे स्थान पर आपका ओडिशा है और 5वें स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर जो है अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा पहले रखा जाएगा, फिर इसके बाद अंतिम रखा जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है भारत में वह मध्य प्रदेश के पास है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, चौथे स्थान पर ओडिशा और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन है? वासवन्ना, अप्पार, संबदार या सुंदरार? वीर शैव आंदोलन, जिसे लिंगायत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना की थी वो वासवन्ना ने की थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कार्बी आंगलोंग जो पठार है यह किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत पठार, हिमालय का या शान पठार? तो कार्बी आंगलोंग जो पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर एक शान का पठार है, यह आपके म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में स्थित है शान का पठार। भारत की सबसे बड़ी अलावड़ी झील कौन सी है? वुलर, नल सरोवर, पैंगोंग त्सो या चिल्का? तो भारत की सबसे बड़ी अलावड़ी या मीठे पानी झील कह सकते हैं, ये आपकी उलर झील है और ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी आपका नल सरोवर जो है आपके गुजरात में स्थित है, पैंगोंग त्सो ये आपके लद्दाख में स्थित है, और चिल्का आपकी उड़ीसा में स्थित है। और यह खारे पानी की झील है आपकी उड़ीसा में जो स्थित है आपकी चिल्का वाली झील। और सबसे बड़ी अलावड़ी झील आपकी है जम्मू कश्मीर में उलर झील है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधुरानी किससे संबंधित थी? सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कुका विद्रोह या मोपला विद्रोह? तो इनका जो संबंध था वह सन्यासी विद्रोह से था। मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी ये जो है सन्यासी विद्रोह के नेता थे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और यह जो विद्रोह हुआ था वह बंगाल में आरंभ हुआ था 18वीं सदी के अंत में, और यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया गया था, सन्यासी विद्रोह। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत सौर ऊर्जा के शीर्ष उत्पादक में प्रथम स्थान रखता है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहला स्थान रखता है। गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को
भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट बिजली की स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 2, 3 और 4, चाहे केवल 1, 2 और 3 या 1, 2, 3 और 4। ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न बनाया गया है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिकतम है इसकी। पहला जो स्टेटमेंट वह गलत है। भारत सौर ऊर्जा शीर्ष उत्पादक में प्रथम स्थान नहीं रखता है, बल्कि भारत ने जो है जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर अब हो गया है, और सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादक देश है वो आपका चाइना है। दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। सौर ऊर्जा उत्पादन में जो है राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आप जान लीजिए आपका गुजरात दूसरे स्थान पर है। गुजरात दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका राजस्थान है। तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट बिजली की स्थापित क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रकार जो है 2, 3, 4 जो है इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी पर कितना प्रतिशत कर लगाने का जो है प्रावधान किया है? 20%, 15%, 30% या 40%? तो यह जो कर लगाया जाएगा क्रिप्टो करेंसी पर वो आपका 30% लगाया जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पर 4 अभ्यास दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सही सुमिलित है। मैत्री अभ्यास, संप्रीत, सिम्बैक्स, वज्र प्रहरी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मैत्री अभ्यास जो है ये भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, ये आपका सही सुमिलित है। संप्रीत अभ्यास ये आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, यह भी आपका सही है। सिम्बैक्स अभ्यास यह भारत और फ्रांस के मध्य नहीं होता है, यह सही सुमिलित नहीं है, बल्कि सिम्बैक्स अभ्यास जो है यह भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, बल्कि यह आपका भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। और यह एक नौसैनिक अभ्यास है, यह नौसेना अभ्यास है। और पहली बार इसको वर्ष 1994 में इसको पहली बार किया गया था अभ्यास। सिम्बैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य है। और वज्र प्रहरी जो अभ्यास है यह भारत और यूके के मध्य नहीं होता है, यह भी सही सुमिलित नहीं है। वज्र प्रहरी अभ्यास जो है यह भारत और अमेरिका के मध्य होता है, भारत और अमेरिका के मध्य होता है। और अभी वर्ष 2023 में इसका जो 13वां संस्करण आयोजित किया गया था वह आपके हिमाचल प्रदेश में इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया था वज्र प्रहरी का, जो भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। इस प्रकार जो है केवल 1 और 2 है वह आपका सही आंसर है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हम्पी के खंडहरों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स या जेम्स रेनेल? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो है हम्पी के खंडहरों को पहली बार प्रकाश में लाया था। और यह जो घटना थी वह वर्ष 1800 में यह घटना घटित हुई थी। और यह भारत के पहले सर्वेयर के रूप में जो है नियुक्त किए गए थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी जो है यह विजयनगर की राजधानी है और यह आपकी तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। और वर्तमान में जो है यह कर्नाटक के अंतर्गत आता है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।